मौलिक अधिकार। भारत में जो मौलिक अधिकार है उनका एक सबसे इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार लेके आया हूँ, जो खासकर क्या होता है छात्र को समझ में नहीं आता है, विद्यार्थी को, पढ़ने वाले को, जो ऊपर से ऐसे पढ़ के चला जाता है कि ये क्या है क्या नहीं है, ये अधिकार मतलब रट के चला जाता है। तो अभी तो क्या है कि एग्जाम का पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो क्या है कि एग्जामिनर को पता है कि विधि के समक्ष समता ये तो सारी किताबों में दिया हुआ है, तो कोई भी ये पढ़कर चला जाएगा। लेकिन इस आर्टिकल को इस तरीके से समझाऊंगा कि आप जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। और इसमें से अगर किसी भी एग्जाम में कोई भी दे दो, एसएससी, रेलवे, कोई भी पटवारी, ग्राम से, किसी भी एग्जाम में अगर इस आर्टिकल से कोई भी अगर क्वेश्चन आ गया तो आप उसका उत्तर दे दोगे, और इसके अलावा और भी आप अन्य चीज सीखोगे। ये आर्टिकल जो मैं ये समझाऊंगा, प्रारंभ में आपको 5 मिनट आपको बोर लगेगा कि ये क्या है, ये क्या है, पर आप जब ये पूरा समझोगे ना, तभी आप ये परिभाषा पढ़ोगे ना कि राज्य किसी विधि के समक्ष, तभी आपको पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाएगा और आपको लास्ट में मजा आ जाएगा। तो अभी हम आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इस आर्टिकल में क्या है कि क्वेश्चन पहले मैं बता देता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से पूछ ले, क्योंकि मेरे पास डिजिटल नहीं है, नहीं तो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन यहीं पर बता देता। आप गूगल में वेबसाइट पर जाकर सर्च मारना, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन देखेगा कि विधियों का समान संरक्षण में किसकी बात की गई है। अब विधियों के समान संरक्षण में किसकी बात की, इसका पूरा अर्थ समझेंगे, और विधि के समक्ष समता क्या है इसका पूरा अर्थ समझेंगे, और इस पूरे आर्टिकल में ये क्या कहना चाह रहा है ये भी हम समझेंगे। आप बोलोगे ये तो कि पहली बार देख रहे हैं, आपको ये पहली बार लगेगा, तो अब देखिए इसी के साथ में आर्टिकल शुरू करता हूँ, बाद नहीं, क्योंकि आर्टिकल अब शुरू करते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल हमें ये क्या कर रहा है, आर्टिकल शब्द कि राज्य किसी, अब राज्य क्या है, राज्य क्या है, एक एक शब्द का मैंने कहा ना अर्थ समझेंगे। अब राज्य किसी, इससे पहले कि राज्य क्या है, राज्य वो है जो जैसे संसदीय कानून बनाता है, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो है, विश्वविद्यालय हैं, ये सभी क्या है किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य की श्रेणी में आते हैं। जैसे संसद है कानून बनाती है वो है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद है, राज्यसभा है, विधानसभा है, और जितने भी मतलब सोसाइटी है वो क्या है, राज्य के अंतर्गत आएगी जो कानून बनाती है। और राज्य है या नहीं है इसका निर्धारण कौन करता है, इसका निर्धारण करता है सुप्रीम कोर्ट। तो मैंने कहा ना इसके अलावा और भी आप अन्य चीज भी देखेंगे, तो वो है राज्य, ठीक है। राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण के अधिकार से वंचित नहीं करेगा। अभी ये पूरा आपको तभी समझ में आएगा, तभी हम आपको समझेंगे कि विधि के समक्ष समता ये क्या होता है। तो देखिए विधि के समक्ष समता ये कहां से लिया गया है, ये ऐसे तो उठकर संविधान में आया नहीं है, कहीं से तो कहीं से ये लिया गया है आर्टिकल में, ठीक है ना, कहीं से ये मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर शब्द में लिया गया है। लेकिन ये कहां से लिए गए हैं, तो देखिए यूके से, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए ना कि विधि के समक्ष समता कहां से लिया गया है, तो ये यूके से लिया गया है। और यूके से भी किस सिद्धांत से लिया गया है, किस उप सिद्धांत से ये शब्द, ये जो है ये वाक्य किस उप सिद्धांत से लिए गए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब आप देखिए किस उप सिद्धांत से, एबी डायसी का रूल ऑफ लॉ, किसका, एबी डायसी के एक रूल ऑफ लॉ का उप सिद्धांत है, ठीक है ना, RULE रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का उप सिद्धांत, रूल ऑफ लॉ का उप सिद्धांत, ठीक है ना। ये एबी डायसी के रूल ऑफ लॉ के उप सिद्धांत से लिया गया है। अब आप पूछोगे ये रूल ऑफ लॉ क्या है, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है किसी में भेदभाव नहीं करना। साधारण तरीके से हम देखें तो किसी में भेदभाव नहीं करना, इसका मतलब होता है किसी में भेदभाव नहीं करना, कि भेदभाव नहीं करना, इसका मतलब होता है सीधे तौर पर रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि भेदभाव नहीं करना। अभी इसकी हम परिभाषा देखेंगे, विधि के समक्ष समता, इसकी हम परिभाषा भी देखेंगे कि कानून की नजर में क्या होंगे, सभी समान होंगे, किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं होंगे,
और कानून सभी को समान नजर से देखेंगे। ये इस विधि के समक्ष समता का पूरी परिभाषा है। तो इसकी परिभाषा मैं शॉर्टकट तरीके से यहां पर लिख देता हूं कि कानून की नजर में क्या होंगे, कानून सभी के समक्ष समान होगी, समक्ष समानता का व्यवहार करेगी या समान होगी, समान, किसी को मतलब कानून सभी को एक नजर से देखेगी, कानून सभी के साथ समान व्यवहार करेगी, कानून या तो किसी सभी को एक नजर से देखेगी और किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं है। ये मैं शॉर्ट तरीके से लिख रहा हूं, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं है, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं है, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, मतलब कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता कहां से लिए गया है, तो ये यूके से लिया गया है। अगर पूछ लिया जाए कि ये कहां से लिए गए, यूके से, तो ये यूके से लिया गया है। ये किस सिद्धांत से, किस उप सिद्धांत से लिए गए हैं, तो एबी डायसी के रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत से। रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत मतलब अपने तरीके से रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत मतलब ये है कि उसका ये सिद्धांत था कि किसी में भेदभाव नहीं रखना, सभी को एक समान नजर से देखना। तो ये पूरा, इसकी पूरी परिभाषा क्या है, इसकी पूरी परिभाषा है कि कानून सभी को एक नजर से समान तरीके से सभी के साथ समान व्यवहार करेगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं देगी। ये इसका विधि के समक्ष समानता का समता का मतलब होता है। ठीक है, अभी इसको हम उदाहरण से देखते हैं। ये उदाहरण आपको जब हम विधियों का समान संरक्षण में समझाऊंगा, पूरा समझाऊंगा, तभी ये उदाहरण आपको समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। उदाहरण का मतलब ये है कि जैसे कि यहां पर दे देता हूं, जैसे कि ये ग्राउंड है, ठीक है, जैसे कि ये ग्राउंड है और यहां पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, जैसे कोई ग्राउंड है और यहां पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, और यहां पर ए नाम का व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर बी नाम का, यहाँ पर सी नाम का, और यहाँ पर डी नाम का, यहाँ पर ई नाम का, और यहाँ पर एफ नाम का व्यक्ति खड़ा है। अभी क्या है, इस व्यक्ति को 100 मीटर की रेस करवानी है। कितनी? 100 मीटर की रेस करवानी है। और ये 100 मीटर की लाइन यहाँ पर पूरी होती है। तो इसने क्या किया, ए को यहाँ पर रखा, बी को यहाँ पर रखा, सी को यहाँ पर रखा, डी को यहाँ पर रखा। जब ये सीटी बजेगा तभी आपको अभी क्या दिख रहा है कि सबसे पहले कौन आएगा यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको लगे डी आएगा, हो सकता है डी आएगा, आपको लगता है सी आएगा उसके बाद में बी है, क्योंकि आगे सबसे पहले आएंगे। तो आप अभी आपको ये थोड़ा उदाहरण बेसीदा लग रहा है, पेचीदा लग रहा है, पर ये आप समझोगे तभी आपको अगला इसका मीनिंग समझोगे तभी आपको ये पता चलेगा। तो आप देखिए, डी नाम का व्यक्ति क्या हो सकता है, अंधा भी हो सकता है। डी नाम का व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। तो डी नाम का व्यक्ति पहले ना का सी आ सकता है, तो सी नाम का व्यक्ति भाई दिव्यांग हो सकता है। सी नाम का व्यक्ति दिव्यांग हो सकता है, वो पहले नहीं आ सकता, इसी कारण तो उसे आगे रखा होगा। अब आप बोल रहे सी नहीं तो बी आ सकता है। अब बी नाम का व्यक्ति बहरा हो सकता है, सुनाई नहीं देगी सीटी के, कैसे वो दौड़ता देखकर बी आ सकता है, तो बी नहीं आ सकता। अगर आप बोल रहे बी नहीं तो ए आ सकता है ए, अगर वो सही हुआ तो ए आ सकता है। लेकिन ई और एफ तो वो तो बहुत दूर है, आ नहीं सकते। तो इनके भीतर तो इनको इस तरीके से 10-10, 15-15 मीटर की क्या है सूट दी गई है। तो उनके समान कानून सभी को समान नजर से देखेगा। लेकिन ये उदाहरण आपको तभी समझ में आएगा तब विधियों का आप समान संरक्षण के बारे में हम पूरी तरीके से जानेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कानून तो सभी को समान नजर से देखेगा, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं देगा। लेकिन अगर जिसमें मतलब कोई विशेष अधिकार, जिसमें समान न्याय, जिसमें मतलब कोई वर्ग है और उसमें जिसकी कैटेगरी है जो उस काम के लिए जो उस काम को नहीं कर सकता है, जैसे कि अंधा है, ठीक है, अंधे को अब दिखाई नहीं देगा, उसको रेस में खड़ा कर दिया जाएगा, सबसे पीछे खड़ा कर दिया या समान तरीके से सबको खड़ा कर दिया तो क्या होगा, समान तरीके से सबको खड़ा कर दिया तो वो तो पीछे ही रहेगा, जिसको दिखाई दे रहा है वो होगा। इसी कारण सबको छूट दी गई है। इसका मतलब ये है, उदाहरण का साधारण तौर पर मतलब समझे तो यहाँ पर जिस श्रेणी के विद्यार्थी है उस श्रेणी के अनुसार सभी को छूट दी गई है, जिस श्रेणी से आते हैं, जैसे बिलोंग करते हैं। तो अब देखिए, तो एक प्रकार की अवधारणा कैसी है,
नकारात्मक अवधारणा। इस अवधारणा को कैसा कहा गया? नकारात्मक अवधारणा कहा गया। कैसे? नकारात्मक। ये क्वेश्चन पूछेगा, विधि के समक्ष समता कैसी अवधारणा है? विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक अवधारणा है, ये हमेशा ध्यान में रखना। लेकिन विधियों का समान संरक्षण ये कैसी अवधारणा है? एक सकारात्मक अवधारणा। ये सकारात्मक अवधारणा कैसी है ये भी समझाऊंगा। अभी आपको ये उदाहरण थोड़ा समझ में कम आया होगा, लेकिन 10-20% भी समझ में आया ना तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आगे जब ये हमें समझूंगा और भी दूसरे और शब्द समझाऊंगा तभी आपको ये पूरा वाक्य समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। इसके भी हम उदाहरण देकर समझेंगे। तो आगे अभी देखिए आप, विधियों का समान संरक्षण, इसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूं। विधियों का समान संरक्षण का मतलब ये होता है कि इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि समान व्यक्तियों के साथ समान न्याय, असमान व्यक्तियों के साथ असमान न्याय। और ये यूएस से लिया गया है। कहां से? यूएस से, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से। समान व्यक्तियों के साथ समान न्याय, असमान व्यक्तियों के साथ असमान न्याय, इसमें ये बात कही गई है और ये एक सकारात्मक अवधारणा है। ठीक है, ये भी मैं उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा। इसी तरीके से किस तरीके से, कहां से लिया गया है, कौन से कैसे लिया गया है, और इसकी परिभाषा देखेंगे और इसका हम उदाहरण से भी देखेंगे। तो आप ये कभी भूलोगे नहीं। फिर आप जब इस परिभाषा को पढ़ोगे ना तभी आपको ये लगेगा कि हाँ, विधियों का समान विधि के समक्ष समता क्या है, विधियों का समान संरक्षण क्या है। तो ये आर्टिकल नंबर शब्द, सिर्फ आर्टिकल नंबर शब्द इतना ही नहीं है, यहाँ तक सीमित नहीं है। ये आर्टिकल बहुत बड़ा आर्टिकल है। तो आप देखिए, अगर इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन नोट कराएगा तो आप फटाक से बता दोगे कि हाँ, अब क्वेश्चन में कह दीजिए कानून सभी के समक्ष समान व्यवहार करेगी। किसमें कहा गया है? पूरा देखा कि कानून की नजर में सभी समान होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, कानून सबके साथ समान व्यवहार से पेश होगा। अब विधियों का समान संरक्षण क्या होगा, इसका मतलब क्या है? तो इसको हम पूरी तरीके से, जैसे ये देखा उदाहरण के तरीके से, वैसे ही देखेंगे। अभी ये आप समझोगे, पहले वाला आपको ऑटोमेटिक से अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वो बोले आपको 5, 10, 50% जितना भी समझ में आया है उतना काफी है। अभी आप देखेंगे विधियों का समान संरक्षण ये कहां से लिया गया है, तो ये पूछ लेता है कभी कभार, क्या पूछ लेता है कि यूएस से लिया। अब ये सीधा कौन पूछेगा विधियों का समान संरक्षण? ये तो हर किसी को आता है, क्योंकि यहाँ से तो हर कोई पढ़ के जाता है। लेकिन ये नहीं सोचेगा विधियों का समान संरक्षण कहां से लिया गया है, यूएसए से। इसमें क्या कहा गया है? तो ये एग्जाम आप पीछे प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि समान लोगों के साथ समान न्याय। साधारण तौर पर मैं परिभाषा बता रहा हूं, समान लोगों के साथ समान न्याय। ये परिभाषा मैं आपको पूरी समझा भी दूंगा तभी आपको यहां समझ में आएगी कि समान लोगों के साथ समान लोगों के साथ समान न्याय, असमान लोगों के साथ असमान न्याय, असमान लोगों के साथ असमान न्याय, असमान। इसमें बात की गई है कि समान लोगों के साथ समान न्याय, असमान लोगों के साथ असमान न्याय की बात की गई है। और ये एक कैसा है? तर्क संगत भेदभाव। पूछ लिया जाए तर्क संगत भेदभाव। और ये एक सकारात्मक अवधारणा है। सकारात्मक अभी आप देखिए, मैं पूरा समझा रहा हूं कि समान लोगों के साथ समान न्याय, असमान लोगों के साथ असमान न्याय, ये तर्क संगत भेदभाव करता है। तो ये कैसा करता है? तर्क संगत भेदभाव। ये वाक्य कैसा करता है? तर्क संगत भेदभाव करता है। वो भी मैं बताऊंगा कैसे करता है, और ये आपको उदाहरण के तरीके से समझाऊंगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये कैसी सकारात्मक अवधारणा है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसमें से ये कौन सी अवधारणा है, ये कौन सी अवधारणा है। अब सीधा क्या है, कथन निष्कर्ष आते हैं कि क्या विधि के समक्ष एक नकारात्मक अवधारणा है, क्या विधियों के समान संरक्षण एक सकारात्मक अवधारणा है। इनमें से कथन निष्कर्ष में कौन सा ABC ऐसे पूछ लिया जाए, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। तो इसी तरीके से अगर आप पूरे डेप्थ में जाके पढ़ोगे ना
तभी आप इसे फटाक से ऐसे उत्तर दे दोगे। तो अभी आप देखिए इसका मतलब क्या होता है, समान लोगों के साथ समान न्याय, असमान लोगों के साथ असमान न्याय, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं, तो उदाहरण किसका, जैसे कि कोई मर्डर हो जाता है, ठीक है, जैसे कोई मर्डर हो जाता है, ठीक है, क्या करूं, जैसे कोई मर्डर हो जाता है, ठीक है, किसी को गोली मार दी गई, ठीक है, उदाहरण आप देखिए, ये उदाहरण समझोगे तो आपको ऑटोमेटिक से ये समझ में आ जाए समान लोगों के साथ समान न्याय, असमान लोगों के साथ असमान न्याय की कैसे कानून कैसे इनके साथ करेगा। तो अब देखिए किसी का मर्डर हो चुका है, किसी ने उसको गोली मार दी, क्या की, किसी ने उसको गोली मार दी। तो एक व्यक्ति ने ऐसे गोली मारी कि एक तो था 5 साल का बच्चा, कितने साल का, 5 साल का बच्चा, जिसको मतलब ऐसी गोली इसके हाथ में, मतलब बंदूक हाथ में थी, उसके ऐसे ट्रिगर दबा और सामने वाला मर गया। और एक था जिसने सेल्फ डिफेंस में अपने गोली चलाई, किसे, सेल्फ डिफेंस में अपनी जान बचाने के लिए, क्या वो सामने वाला कोई शोर था, अपनी जान बचाने के लिए उसके पास क्या थी, बंदूक थी, और उसने वो उसको मारने वाला था, तो उसने क्या, उस पर गोली चला दी। एक क्या था, बदला लेने के लिए या ऐसे ही उस पर गोली दे देता। अब ऐसा थोड़ी होगा कि जो 5 साल का बच्चा है कि उसको भी सरकार, कानून होती है वो सम्मान, जो सेल्फ डिफेंस में मारा और दूसरे ने मारा, सबको समान सजा देगी, सबको फांसी की सजा या सब उम्र कह देगी, ऐसा थोड़ी। 5 साल का है तो उसे बाल श्रम में जितनी वो सरकार जितना वो संविधान के अंदर सजा है उसका वो मतलब बाल श्रम के अंदर रखा जाएगा, और उसको जितनी वो सजा है वो जितनी सजा कटेगा। अब जिसने सेल्फ डिफेंस में मारा है तो उसको सेल्फ डिफेंस जिस तरीके से जिसका वो जुर्माना होगा और जिसकी वो सजा होगी वो सजा देगा। अब जिसने जो बदला लेकर या ऐसे ही सामने वाले को मारना था, जानबूझकर मारा है, उसको असली सजा होगी। तो ऐसा इसमें उदाहरण का मतलब है कि ये जो 3 लोग हैं इनको एक समान तो सजा नहीं हो सकती ना। तो यहाँ पर है कि समान लोगों के साथ समान न्याय या असमान लोगों के साथ असमान न्याय की बात की गई है। जिस तरीके से सामने वाला है, जिस तरीके से उसने किया है, उसी तरीके से उसके साथ न्याय की बात की जाएगी। अगर आपको ये उदाहरण नहीं समझ में आया तो एक और आप उदाहरण देख लीजिए। दूसरा उदाहरण देखते हैं तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कि कोई रेलवे की आरपीएफ, जैसे कोई रेलवे की परीक्षा है, मान लो आरपीएफ की कोई परीक्षा है, तो उसमें क्या है 100 अंक का पूर्णांक था, ठीक है, 100 अंक का पूर्णांक था। अभी ये आप उदाहरण समझोगे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। उसमें क्या है, जनरल कैटेगरी वाइज मेरिट रहती, जनरल को 90, ओबीसी को 85, एससी को एसटी को 70, और इस तरीके से उसने मतलब अगर जनरल वाला 90 लाएगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ओबीसी वाला 85 लाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, एसटी वाला 70 लाएगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए कैटेगरी वाइज उनका रख दिया है। तो यहाँ पर ये बात की गई समान लोगों के साथ समान न्याय की बात, असमान लोगों के साथ असमान न्याय, क्योंकि ये सभी समान थोड़ी होगी। जनरल और ओबीसी समान थोड़ी होगी, ये अन्य पिछड़ा वर्ग है, और एसटी और ओबीसी भी समान नहीं होगी, क्योंकि एसटी एक जिसमें पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं, तो उनको आरक्षण की सरकार ने बात की है। तो ये यहाँ से लिया गया है कि समान लोगों के साथ समान, असमान लोगों के साथ असमान, ये एक तर्कसंगत भेदभाव करता है। तो ये आप तर्कसंगत भेदभाव कैसे करता है, तो आपने देखा किस तरीके से, ये एक सकारात्मक उदाहरण है और ये कैसी नकारात्मक उदाहरण है। तो अभी आप देखिए कि राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, विधि के अंदर कानून के तरीके से भेदभाव नहीं करेगा, तथा विधियों का समान संरक्षण, तथा जो असमान समान लोगों के साथ समान न्याय की बात, असमान लोगों के साथ असमान न्याय के अधिकार से वंचित नहीं करेगा। अभी आप पूरा ये जो मैंने परिभाषा दिखाई है ना, इसका अर्थ समझ के आप पूरा पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि राज्य किसी व्यक्ति को कानून की नजर से भेदभाव नहीं करेगा, सबके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, और विधियों का समान संरक्षण मतलब समान लोगों के साथ समान, असमान लोगों के साथ असमान के अधिकार से वंचित नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ। अभी आप आर्टिकल नंबर आपने शब्द देखा, अभी आपको ये परिभाषा थी, मैंने कहा ना, अब जब आप इसको पूरा तरीके से समझोगे तभी आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। अभी आपको ये आर्टिकल पूरी तरीके से समझ में आया। अभी आप आर्टिकल ये विधि के समक्ष समता क्या थी और विधियों का समान संरक्षण क्या था, अभी आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाए। और अभी भी हम आर्टिकल शब्द के अंदर 2 और पॉइंट देखेंगे जो कि आपने कभी देखे भी। शब्द अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी आर्टिकल नंबर शब्द के अंदर और भी, मैंने कहा ना, कोई भी एग्जाम में बैठ जाओ, अगर इससे बार आर्टिकल नंबर शब्द में आ जाए क्वेश्चन तो देख लेना। तो देखिए नैतिक न्याय का सिद्धांत, ये भी आर्टिकल नंबर शब्द में शामिल है। नैतिक न्याय का सिद्धांत ये भी आर्टिकल नंबर शब्द में शामिल है। ये नैतिक न्याय होता क्या है,
मामूलदार विद्यार्थी आते हैं कि नैतिक न्याय का सिद्धांत आर्टिकल शब्द में शामिल है, बस ऐसा पढ़ के चला जाते। पर नैतिक न्याय होता क्या है? अगर आपको नैतिक न्याय का मतलब पता लगे, अर्थ पता लग जाएगा ना, तब आप क्या करोगे, ये कभी भूलोगे नहीं। अभी देखो आपने विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण, किस तरीके से इसका मामूली, अभी आप देखोगे तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, कहीं से भी अगर इसके क्वेश्चन आ जाए आर्टिकल शब्द से बता दोगे, इसकी परिभाषा अगर किसी को समझाने कहे ना तो आराम से आप समझा दोगे। सामने वाले कहे कि ये भी होता है इसके अंदर, ये तो नहीं होता है, पर ये होता है। आप किसी भी बुक्स में देख लेना, बुक्स में नहीं, जो अच्छे टीचर्स है उनसे आप उनके देख लेना उनके लेवल को, तो वो आपको बता देंगे। लगभग ये मामूली टीचर्स को ये पता ही नहीं होता है, लेकिन ये मैंने नेट, इंटरनेट और बुक्स पढ़ के, शॉर्ट्स नोट्स बना के और बहुत सारे टीचर्स से उससे पढ़ गए और इस तरीके से मैंने आपके सामने मैं लेके आया हूँ। तो अभी आप हम देखेंगे नैतिक न्याय का सिद्धांत। अब नैतिक न्याय का सिद्धांत हमें क्या कहता है ये भी हम देखेंगे। नैतिक न्याय का सिद्धांत मतलब है कि दूसरे पक्ष को सुने बिना कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए। नैतिक न्याय का सिद्धांत मतलब है कि दूसरे पक्ष को सुने बिना कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। दूसरे पक्ष को सुने बिना निर्णय नहीं लेना चाहिए। नैतिक न्याय का सिद्धांत आर्टिकल नंबर शब्द में शामिल है, इतना मामूली याद है। लेकिन नैतिक न्याय का मतलब क्या होता है कि दूसरे पक्ष को सुने बिना निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब आप कहोगे ये क्या होता है कि दूसरे, इसको भी हम उदाहरण तरीके से समझेंगे। दूसरे पक्ष को सुने बिना निर्णय नहीं लेना चाहिए, इसका मतलब है कि अगर दो व्यक्ति है, मानो कि कोई भी दो व्यक्ति है, राम और लक्ष्मण, राम और सोवन, दो कोई व्यक्ति है, राम और सोवन, ठीक है। अब ये कॉलोनी में रहते हैं। अभी आप उदाहरण ये ध्यानपूर्वक तरीके से देखना। अब अगर आपने ये उदाहरण समझ लिया, ऑटोमेटिक से आपको ये समझ में आ जाएगा कि राम और सोवन एक कॉलोनी है, उसमें रहते हैं। सोवन ने क्या किया, सुबह ड्यूटी पे जा रहा था तो राम की यहाँ कॉलोनी में बाइक खड़ी थी, तो नो पार्किंग, मतलब सोवन की जगह उसने खड़ी कर दी थी, तो उसके घर के आगे खड़ी कर दी थी। तो सोवन ने क्या किया, ड्यूटी पर जा रहा था और राम घर पर था, तो सोवन ने क्या किया, इस बाइक को टक्कर मार दी जानबूझकर। तब अभी क्या हुआ, राम बाहर आया, टक्कर कैसे मारी, दोनों के बीच में लड़ाई हुई और दोनों के बीच में लड़ाई हुई, घमसान। तो फिर ये क्या हुआ, अभी लड़ाई हुई तो सोवन ने, राम ने कर दिया केस सोवन के ऊपर, क्योंकि एक्चुअली में गलती किसकी थी, सोवन की थी। अभी आप देखना, अभी दूसरा पॉइंट लिखना कि जज खुद अपने निर्णय नहीं ले सकता, अपने खुद के बारे में, अपने बारे में। अभी आपको ये समझ में आएगा, नैतिक न्याय मतलब जज। अब ये सोवन कौन था, एक जज था। अब ऐसा थोड़ी होगा कि अब ये केस आया राम वाला, जज तो सामने सोवन है, सोवन ने कहा केस किया है, अब देख ले, उसने सजा सुना दी और के जुर्माने भर 10,000 का और माफी मांगो सोवन से। तो ये सोवन जज था, जो चाहे वो सजा सुना सकता है ना। अगर ये कानून ना बना दिया जाए कि नैतिक न्याय का सिद्धांत अगर ना बना दिया जाए, आप ही मान लो, तो जज होता है वो सामने वाले को, अगर उसी के जो कोर्ट में लगा हुआ है तो वो खुद शायद वैसी सजा सुना सकता है ना। तो इसी के लिए नैतिक न्याय का सिद्धांत बनाया हुआ है कि जज खुद अपने बारे में, अपना जो मामला है, अपने ऊपर जो केस लगा है उसके बारे में जज खुद निर्णय नहीं ले सकता, इसके बारे में दूसरा मतलब जज निर्णय लेगा, वो सजा सुनाएगा। तो इसका मतलब नैतिक न्याय का मतलब ये होता है। तो उदाहरण में आप समझ गए किस तरीके से ये नैतिक कानून न्याय की ये 2000 आर्टिकल नंबर शब्द में बात की गई है। अभी हम देखेंगे वर्ग विभेद को निषेध करता है आर्टिकल। मैंने कहा ना, आर्टिकल नंबर शब्द वो पढ़ेंगे, वो चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कि वर्ग विभेद को निषेध करता है, वर्गीकरण को नहीं। इसका मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा देख देते हैं कि एक वर्ग में भेदभाव नहीं हो सकता, एक ही
वर्ग में भेदभाव नहीं हो सकता, नहीं, एक ही वर्ग में भेदभाव नहीं होगा, पर उसमें वर्गीकरण बनाकर, पर उसी वर्ग का वर्गीकरण करके या भागों में बांटकर वर्गीकरण या भागों में बांटकर या भागों में बांटकर उसमें भेदभाव कर सकते हैं, बांटकर भेदभाव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इसका मतलब ये हुआ वर्ग विभेद को निषेध, मतलब एक ही वर्ग में भेदभाव नहीं हो सकता, पर उसी वर्ग में वर्गीकरण, मतलब उसी वर्ग में वर्गों का विभेद करके वर्गों को दो भागों में बांटकर भेदभाव किया जा सकता है। तो ऐसा तो नहीं है। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। कोई भी अब एग्जाम उठा लो आप, कोई भी किसका उठाए, कोई भी आप उठा लो, जैसे कि कोई आप उठा लो एसएससी जेल का, एसएससी का कोई भी एग्जाम उठा लिया, ठीक है। अब माना कि एसएससी जेल में पूर्णांक कितना है, 150 का पूर्णांक मान लेते हैं, ठीक है। हम उदाहरण समझ रहे हैं, माना कि अब उसमें से क्या है, जनरल कैटेगरी होती है, ओबीसी होती है, एससी होती है। अब उसमें 3 कैटेगरी बना दी। अब क्या जनरल के लिए अगर जो भी 130 नंबर लाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ओबीसी के अंदर 120 नंबर लाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, एसटी के अंदर 90 नंबर लाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें तो बात ये है, मतलब इसमें ये बात है कि एक ही वर्ग में भेदभाव नहीं हो सकता। अब ये एक ही वर्ग है, जनरल ओबीसी। अब ओबीसी में ऐसा नहीं है कि भेदभाव कर दिया जाए। ओबीसी के अंदर कोई भी व्यक्ति, मैं माना कि मैं एक ओबीसी हूँ और मेरे सामने वाला भी कोई भी ओबीसी, 2 व्यक्ति ओबीसी है, माना कि राम और सोहन दोनों ओबीसी है। तो उनमें ऐसा हुआ कि एक को 120 नंबर लाने पर सिलेक्शन मिलेगा, एक को ओबीसी अगर 110 नंबर मतलब 121 नंबर लाए तो उसे सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ग में भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसका मतलब ये हुआ। और इसमें एक बात की गई है, अगर जैसे कि आप मान लो जनरल में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दे दिया सरकार ने। अब ऐसे तो नहीं जनरल सभी के समान होंगे, सभी जनरल आर्थिक रूप से अच्छे होंगे, संपन्न होंगे, ऐसा तो नहीं है। जनरल में भी कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो क्या अन्य पिछड़े हुए होंगे आर्थिक रूप से, जिनका मतलब, तो उनको क्या है ईडब्ल्यूएस माना कि उनको 10% आरक्षण दे दिया। यहाँ पर ये समझने वाली बात यहाँ पर है कि एक ही वर्ग में भेदभाव नहीं किया सकता, कि वर्ग का वर्गीकरण करके, वर्ग को 2 भागों में बांटकर या वर्ग का वर्गीकरण करके उसमें भेदभाव किया जा सकता है। अब यहाँ पर जनरल वाले एक समान नहीं हुए, मतलब यहाँ पर तो एक समान है, वर्ग है तब तक, लेकिन वर्ग में वर्गीकरण कर दिया ईडब्ल्यूएस। अब ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट बनते, तो ईडब्ल्यूएस वालों को क्या 130 पर 10% का आरक्षण दे दिया। तो इस कारण तो वर्ग में वर्गीकरण करके उसके साथ भेदभाव किया जा सकता है। तो कुल मिला के या समान लोगों के साथ समान न्याय, कानून को एक तरीके से नजरिए से देखना, ये होता है। तो ये क्या है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्ग विभेद निषेध किसमें होता है। तो आपको अगर ये समझ में आएगा वर्ग विभेद होता क्या है, कि एक ही वर्ग में बनाकर या ऐसे होता है, जो उदाहरण मैंने समझाया है वो अच्छी तरीके से आप कंपटीशन एग्जाम कर रहे हैं तो मैंने कंपटीशन का उदाहरण लेके समझाया है। तो पीछे वाला जो था वो भी आपने देख लिया होगा। तो इसी तरीके से क्या है कि आर्टिकल शब्द जो इम्पोर्टेंट था, अभी तो ये पूरा नहीं हुआ है, पर जो इसमें इम्पोर्टेंट था ना वो चीजें मैं लेके आया, जो क्या है कि एग्जामिनर बार बार घुमा के पूछ लेता है, फंसाता है बच्चों को। पर क्या है, विद्यार्थी अब इसमें फंसने नहीं चाहिए, कोई भी हो। अब इसको क्या है, फटाक से उत्तर आप दे दोगे। अब आर्टिकल शब्द तो पूरा हुआ, कोई भी एग्जाम दो आप इसको क्लियर कर दोगे, छोटा मोटा एग्जाम क्लियर कर दोगे, बाकी तो नहीं। ठीक है, तो अगली क्लास में हम मिलते हैं नए आर्टिकल के साथ। इससे से भी बेहतर मैं आर्टिकल को समझाने का प्रयास करूंगा, इससे भी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।